नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबरों की खबर में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस कार्यक्रम में हम देश दुनिया की अहम खबरों पर चर्चा करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं। तो चलिए खबरों की खबर की शुरुआत करते हैं। बहला फुसलाकर या लालच और प्रलोभन देकर धर्म बदलवाने की साजिशों के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन पिछले दिनों एक ऐसी साजिश से पर्दा उठा जिसने हर माता पिता की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल मनोरंजन का साधन ऑनलाइन गेम भी बच्चों का धर्म बदलवा सकता है। इस्लामीकरण का यह नया टूल किट है। ऑनलाइन गेम के माध्यम से धर्म परिवर्तन का शिकार बनाने का यह खेल दिल्ली के निकट और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और महाराष्ट्र के ठाणे से चल रहा था। इस साजिश पर से पर्दा तक उठा जब एक हिंदू परिवार ने अपने बच्चे के ऑनलाइन गेम के दौरान धर्म परिवर्तन कराए जाने की शिकायत की। इस मामले में पुलिस मौलवी अब्दुल रहमान उर्फ नन्नी को गिरफ्तार कर चुकी है। उसने ऑनलाइन गेम खेल रहे कविनगर के 17 साल के एक बच्चे को ऐसे जाल में फंसाया कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया। ऑनलाइन गेम के माध्यम से धर्म परिवर्तन की साजिश के दो किरदार थे। पहला गाजियाबाद का अब्दुल रहमान और दूसरा ठाणे का शाहनवाज मकसूद। हमारे साथ खबरों पर चर्चा करने के लिए टीवी 24 के आउटपुट हेड कृष्ण कुमार सिकंदर जी जुड़े हुए हैं। सिकंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर खबरों की खबर में। सिकंदर जी, हमारी आज की जो पहली खबर है वो काफी चिंता में डालने वाली है, क्योंकि अब तक ऑनलाइन गेम का जो एडिक्शन था उसकी चपेट में बच्चे आ रहे थे। इसके बाद हमने देखा कि कुछ ऐसे गैम्बलिंग के गेम आए जिसके चलते माता पिता के खातों से पैसे खाली हो जा रहे थे। और अब सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि बच्चों का धर्म परिवर्तन भी ऑनलाइन गेम के माध्यम से हो जा रहा है। किस तरह से इस पूरी घटना को देखा जाए और जिम्मेदारी किसकी मानी जाए? ये इस्लामीकरण की साजिश बहुत पुरानी है जी। इस देश में धर्म परिवर्तन करवाने के लिए दो प्रकार की संस्थाएं काम कर रही हैं। एक ईसाई मिशनरी है, दूसरे इस्लाम के जो पैरोकार हैं और कई तरह से कर रहे हैं। अब तक लव जिहाद का मामला सबसे पहले केरल से सामने आया था और वहाँ के मुख्यमंत्री ने खुद माना था और सदन में ये बात कही थी कि लव जिहाद हो रहा है। ये शब्द कांग्रेस के मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया था। उसके बाद बहुत सारे इलाकों में जो खास करके अल्पसंख्यक बहुल इलाका होता है, उस इलाकों में साफ चेतावनी दी जाती है कि आप जो है या तो धर्म बदल लो या इलाका छोड़ दो। देखा होगा आपने, कई जगह से देश के कई हिस्सों से ये खबरें आती रहीं कि यह मकान बिकाऊ है, वो इसीलिए आती रही। तो ये बात तो सिद्ध है कि जो स्थिति है उसके अनुसार 100 घरों के बीच 5 मुस्लिम परिवार जो है वो रह सकता है हिंदू परिवारों के बीच, लेकिन 100 मुस्लिम परिवारों के बीच 5 हिंदू परिवार नहीं रह सकता है। ये स्थिति धीरे धीरे बिगड़ रही है। अब चूँकि मुग़ल का दौर है नहीं, इस्लामिक शासन भी नहीं है, तो धीरे धीरे आबादी कम कैसे की जाए। तो एक तरफ जनसंख्या बढ़ाने का खेल चलता है, तो दूसरी तरफ बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की आबादी को मत परिवर्तन करके उनको इस्लाम की ओर लाने का प्रयास चल रहा है। चूँकि उनका साफ है, दुनिया में केवल अल्लाह है और इस्लाम का ही शासन चलेगा। तो इसी कड़ी में अब तक तो जो था वो दिखता था, सामने था। लव जिहाद से लोग सतर्क हो रहे थे। उसके बाद जिन इलाकों में इस तरह की घटनाएं होती थी वहाँ प्रशासन की ओर से कार्रवाई होने लगी। अब ये नए प्रकार का मामला जो है ये सामने आया है। ये बात सही है कि सोशल मीडिया जो है, इंटरनेट मीडिया है, ये हमारे लिए लाभदायक भी है तो हानिकारक भी बनती जा रही है। इसी इंटरनेट मीडिया के माध्यम से साइबर ठगी भी होती है, ये हमने सुना था। ऑनलाइन गेम से पैसे खाली होते हैं। ऑनलाइन गेम में तो बच्चों ने अपनी जान तक दी है, लेकिन एक जीवित बच्चा धर्म परिवर्तन कर लेता है, इसकी बड़ी स्क्रिप्ट है लिखी गई। और इसमें 2 लोगों के नाम सामने आए। गाजियाबाद से मौलवी अब्दुल रहमान और महाराष्ट्र के ठाणे से शाहनवाज मकसूद का नाम सामने आया है। ये करते ये थे कि फोर्टनाइट नाम के एक ऐप के माध्यम से गेम खिलवाते थे और इसमें ये मुस्लिम जो लोग थे ये हिंदू लड़कों को हिंदू के नाम से ही
करते। जैसे लव जिहाद का मामला हमने देखा है कि लड़के जो है वो हिंदू नाम आते हैं, वो कलावा बांध लेते हैं, वो टीका लगा लेते हैं, वो मंदिरों में जाते हैं और हिंदू लड़कियों को निशाना बनाते हैं। ऑनलाइन गेम में भी इसी तरह का खेल किया गया। ये हिंदू लड़के बनकर उनसे दोस्ती किए, उनको गेम खेलने के लिए आमंत्रित किया और हिंदू बच्चा जब गेम खेलते खेलने का आदी हो गया तो उसको ये कहा गया, एक जगह गेम पर रुक दी गई और बताया कि तुम हार गए हो, और उसके बाद उसे एक शर्त भेजी जाती है कि अगर आप जीतना चाहते हो तो कोई आयत पढ़कर सुनाओ या लिख कर दिखाओ। अब आयत पढ़ने के लिए तो कुरान की ज़रूरत पड़ेगी। बच्चा कुरान पढ़ने लगता है, उसमें से आयतें खोज कर लिखता है। फिर इस तरह से लालच दे देकर उसको हर बार उस साजिश के तहत जब कुरान का लिख के देता है तो जीतने लगता है। तो ये एक मन में पैदा कहता है कि आयतें उसे खेल में जिता सकती हैं, वो कुरान की तरफ चला जाता है। अब दूसरा चरण शुरू हो जाता है जब बच्चे का इस्लामीकरण का ये कहीं न कहीं कुरान और आयतों के प्रति जब बढ़ जाता है तो बच्चा दूसरी तरफ, उसका दूसरा गेम है। तो स्टेप नंबर 2 में है डिस्कॉर्ड, एक ऐप है, उसके माध्यम से चैटिंग की जाती है उसी बच्चों को जो उसके झांसे में आ चुके हैं आयत पढ़कर, और इस चैटिंग के माध्यम से बच्चों का पहले भरोसा जीता जाता है। जब बच्चे धीरे धीरे इस्लाम की ओर अग्रसर होने लगते हैं, उनको लगता है कि ये तो बहुत अच्छी जगह है, तो जाकिर नाइक से लेकर तारिक जमील तक के जो स्कॉलर हैं जिनका काम ही यही है, उनकी वीडियो, उनके संदेश ये भेजे जाते हैं और धीरे धीरे उनको प्रोत्साहित किया जाता है कि इस्लाम से बढ़िया दुनिया में कोई धर्म नहीं है, इस्लाम मान लो। बच्चे जो है जब इस्लाम मानने के लिए तैयार हो जाते हैं तो विधिवत उसको कहते हैं एफिडेविट तैयार करवाई जाती है, और एफिडेविट तैयार करके ताकि भविष्य में उस पर कोई दावा न कर सके, वो कानूनी जामा पहनाने की कोशिश की जाती है कि उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया है। ऐसा ही काम इन 2 लोगों ने किया, मौलवी अब्दुल रहमान ने और शाहनवाज मकसूद ने। इन 2 लोगों के जाल में कुल अब तक जो पुलिस की जांच आई है उसमें 3 बच्चे आए। इसमें 2 जैन समुदाय से थे, एक हिंदू समुदाय से थे। हिंदू समुदाय के बच्चे के पिता ने इस पे लिखित शिकायत की, पुलिस से कार्रवाई की मांग की, और जब पुलिस ने सक्रिय भूमिका निभाई, इसकी मामले की गहराई को समझा, तब जाकर इस पूरे साजिश का पता चला। और ये साजिश ऐसी साजिश थी जिस पर कोई सोच भी नहीं सकता था। आमतौर पर सभी समझते हैं बच्चे गेम खेल रहे हैं, चलो कहाँ जाएंगे बच्चे, चलो कम से कम मोबाइल पर ही है, गेम तो खेल रहे हैं। लेकिन इस गेम के पीछे कौन सा गेम चल रहा है, कौन सा माइंड गेम चल रहा है, इसमें कौन सी टूल किट काम कर रही है, ये महत्वपूर्ण है इस साजिश। जिम्मेदारी का जहाँ तक बात है, ये ऐसी होशियारी के साथ किया गया कि जिम्मेदारी किसकी तय की जाए। जब तक किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा तो कोई जिम्मेदारी कैसे लेगा। अभिभावक भी ध्यान नहीं देते हैं इसलिए कि भाई बच्चा गेम ही तो खेल रहा है जी। तो ये जो है बहुत ही सोची समझी साजिश है और एक साइबर क्राइम का एक हिस्सा है। अब आगे पुलिस को, प्रशासन को, जांच एजेंसियों को इस पर बृहत रूप में काम करना होगा ताकि इस तरह की साजिशों का पर्दाफाश हो सके। बिल्कुल, तो ये थी हमारी आज की पहली खबर। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। महाराष्ट्र से एक खबर है जहां कोल्हापुर में कुछ युवकों द्वारा व्हाट्सएप स्टेटस पर औरंगजेब की तस्वीर लगाने को लेकर मामला गर्मा गया। हिंदू संगठनों ने इसके खिलाफ छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर कार्यकर्ताओं को एकत्र होने का आह्वान किया। हिंदू संगठन के लोग जब एकत्र होने लगे तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर उन्हें भगा दिया। इससे कोल्हापुर में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। जिला प्रशासन ने 19 जून तक शहर में कहीं भी लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी है। इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। दोनों पर पोस्ट बनाने और उसे प्रसारित करने का आरोप है। कोल्हापुर की घटना पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था बरकरार रखना सरकार की जिम्मेदारी है। पुलिस की जांच चल रही है, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने गृह विभाग को दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि औरंगजेब की तारीफ करने वालों के लिए महाराष्ट्र में कोई माफी नहीं है। पुलिस भी कार्रवाई कर रही है, लोग शांति बनाए रखें, कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो। इस पर हम चर्चा करेंगे टीवी 24 के आउटपुट हेड कृष्ण कुमार सिकंदर जी से। सिकंदर जी, अब ऐसा हो चला है देश में कि एक समुदाय को लेकर लगातार आक्रोश देखने को तो मिलता ही है, लेकिन अब कुछ जो पुरानी चीजें हैं उन्हें लेकर भी अगर सोशल मीडिया पर आज कोई पोस्ट डाल दिया जाता है तो
वास्तविकता में भी वो एक बड़े विवाद का रूप ले लेता है, जैसा कि इस कोल्हापुर की घटना में भी हुआ। हो भी ये गया कि मुख्यमंत्री को भी सामने आना पड़ा, इस पर बयान देना पड़ा और अब कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। ये कोल्हापुर की घटना केवल नहीं है, पूरे देश में एक साजिश के तहत ये माहौल ख़राब करने की कोशिश हो रही है। जब देश विकास की ओर बढ़ रहा है, प्रगति की ओर बढ़ रहा है, देश को अच्छे माहौल की ज़रूरत है, बच्चों को रोज़गार की ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है और देश में आर्थिक स्थिति मजबूती की ओर है, तब हमारे देश में छोटे छोटे उपद्रव इसलिए करवाए जाते हैं ताकि माहौल बिगड़ जाए, देश के अंदर वातावरण हमारे खिलाफ हो जाए, विकास और प्रगति के खिलाफ हो जाए। ये एक बहुत बड़ी साजिश है और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो औरंगजेब का पोस्ट करने वाले कोई बच्चे नादान बच्चे थे, वो बड़े बच्चे थे। हालांकि पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। अब जानबूझकर आप किसी समुदाय, औरंगजेब तो वैसे भी हमारे देश के अंदर आक्रांता के रूप में ही था, वो तो कभी भी खास करके हिंदू समुदाय के प्रति तो नहीं था। जिस प्रकार से उसने मंदिर तोड़वाए, जिस प्रकार से उन्होंने धर्म परिवर्तन करवाया, ये मामला फिर धर्म परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। तो कुछ लोग आज भी समाज में अपने आप को औरंगजेब से जोड़ते हैं, वो अपने आप को उन मुस्लिम हीरो से नहीं जोड़ते हैं जो इस देश के लिए लड़े और देश की प्रगति में हिस्सा बने, बल्कि आज भी उनसे जोड़ते हैं जो देश के विध्वंस का कारण रहे। ये जो सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि आज भी मैं देखता हूँ कि मुस्लिम समाज अफजल गुरु से जुड़ जाता है, बुरहान बानी से जुड़ जाता है, औरंगजेब से जुड़ जाता है। इस तरह से जितने भी ये आप इसको ले लीजिए, प्रोफेसर जो थे संसद पर हमले के जिम्मेदार, उनसे जुड़ाता है। तब ये एक ख़ास समुदाय जब उससे जुड़ जाता है तो कहीं ना कहीं मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। यही कारण है कि जब औरंगजेब पर ये पोस्ट सामने आई तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया होनी थी। अब हिंदू संगठनों ने अगर आह्वान किया था कि छत्रपति शिवाजी चौक पर इकट्ठा होना है, तो ये बात तो प्रशासन को भी मालूम था। तो इस बात का इंतज़ार क्यों किया गया कि जब वहाँ हिंदू संगठन के लोग इकट्ठे हो जाएंगे तब जो है हम लाठीचार्ज करेंगे, तब जाकर हम दो युवकों की जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उस पर कार्रवाई करेंगे। जाहिर सी बात है, इसमें जहाँ तक साजिश है वहीं प्रशासन की नाकामी भी है और लापरवाही भी है। अगर स्थानीय प्रशासन ने, कोल्हापुर के जिला प्रशासन ने इस पर एक्शन लिया होता, जिन लोगों ने, जो बाद में जिन दो लोगों की गिरफ्तारी हुई पोस्ट डालने वालों की, अगर उनको पहले गिरफ्तार कर लिया होता और हिंदू संगठनों से वार्ता करके इस तरह से एकत्रित होकर प्रदर्शन न करने के लिए समझाया होता तो ये अप्रिय घटना नहीं होती, लाठीचार्ज की नौबत नहीं आती। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे प्रशासन का जो रवैया है बहुत लचर रवैया है और ये सांप निकलने के बाद लाठी पीटने का ये लोग काम करते हैं और ख़ुद को निर्दोष। अब आप 19 जून तक अगर पाबंदी लगा दें लोगों के इकट्ठे होने पर, या आप पूरे महीने के लगा दें, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। जो माहौल ख़राब होना था वो तो हो चुका है। तो इसके लिए सीधी जिला प्रशासन जिम्मेदार है और मुख्यमंत्री ने अगर शांति की अपील की है तो ये ठीक है, एक राज्य के मुखिया का ये कर्तव्य है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि दोषियों पर कार्रवाई होगी। लेकिन इस कार्य के लिए मुख्यमंत्री को आना ही क्यों पड़ा? ये काम तो प्रशासन स्तर पे ही निपटा जा सकता था। क्या हर बात के लिए मुख्यमंत्री सामने आएंगे, अपील मुख्यमंत्री करेंगे, कार्रवाई मुख्यमंत्री करेंगे? तो फिर ये प्रशासन का अमला क्यों है? ये पूरी तरह से कोल्हापुर जिला प्रशासन की विफलता है। और मेरा तो मानना है कि अगर उन बच्चों पे कार्रवाई हुई है और लाठियां चली हैं तो प्रशासन के उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होना चाहिए और उन लोगों पे भी कार्रवाई होना चाहिए जो माहौल बिगड़ने के लिए जिम्मेदार हैं। बिल्कुल, लेकिन फिलहाल देखना होगा कि कहां तक इस पूरे मामले में कार्रवाई की दिशा देखने को मिलती है। बढ़ते हैं खबरों की खबर में आगे और बात करेंगे तीसरी खबर की, जो कि छत्तीसगढ़ से है। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना में एक्सपायरी डेट की दवा वितरण करने का मामला तूल पकड़ने लगा है। इस मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर शिकायतकर्ता युवती कलेक्टर कार्यालय के सामने आमरण अनशन पर बैठ गई। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ नगर पंचायत में संतोषी बंजारे कलेक्टर कार्यालय के सामने अनशन पर बैठी। युवती ने जिला प्रशासन पर एक्सपायरी दवा वितरण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बजाय उन्हें संरक्षण देने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि उसने मामले की शिकायत 28 अक्टूबर 2022 को कलेक्टर और एसडीएम से की तो मामले की जांच की गई। जांच में उसके आरोप सही निकले
और कुछ लोगों को जिम्मेदार भी पाया गया, लेकिन आरोपियों को बचाने के लिए ही अब तक कार्रवाई नहीं की गई। जब तक आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होती, अनशन पर बैठी युवती का कहना है कि वो लगातार अपनी मांग के साथ रहेगी ही, और युवती के आरोप और मांग को अकलतरा विधायक ने भी समर्थन दे दिया है। सिकंदर जी, पिछले साल ये शिकायत की गई थी और 6 से 8 महीने हो चुके हैं, शिकायत सही पाई गई, लेकिन जिम्मेदारों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या सीधे तौर पर ये जो सिस्टम की अनियमितता है उसे दर्शाता है कि एक युवती को कलेक्टर कार्यालय के सामने अनशन पर बैठना पड़ रहा है, वो भी अपनी जायज मांगों को लेकर? निश्चित रूप से जो योजना है, स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, ये बहुत अच्छी योजना है। मुख्यमंत्री का सपना तो था कि ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, जहाँ के लोग अस्पताल तक नहीं पहुँच पाते हैं या जहाँ के लोगों के लिए अस्पताल पहुँचना कठिन है, वहाँ तक स्वास्थ्य की सेवा पहुँचे। ये तो अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य की सेवा पहुँचाने का अच्छा संकल्प है, लेकिन आखिर इन योजना को पलीता लगाने का काम कौन कर रहा है, ये विचार का विषय है। अगर संतोषी बंजारे ने शिकायत की है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये घटना 27 अक्टूबर 2022 की बात है, जब संतोषी बंजारे अपने मां को लेकर वहां पहुंची थी। मोबाइल वैन था वहां पे। जब वहां गई तो पहले तो इलाज में आनाकानी करते रहे वो लोग। जब किसी तरह से दबाव दिया, इस लड़की पढ़ी लिखी थी, तेज़ तर्रार थी, इसने विरोध किया, तो उन्होंने एक काम चलाऊं दवा दे दी, और उस दवा को जब देखा तो दवा में एक्सपायरी डेट थी। तो उसने विरोध किया कि ये दवा एक्सपायरी डेट की क्यों है, तो उसे वहाँ से भगा दिया गया और ये कहा गया कि सरकारी काम में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। मजबूर होकर संतोषी बंजारे को अब कलेक्टर और एसडीएम के पास लिखित शिकायत करनी पड़ी। अब जब लिखित शिकायत हुई तो इस पर जांच रिपोर्ट भी आ गई। जांच रिपोर्ट आने के बाद ये पाया गया कि संतोषी बंजारे के आरोप सही हैं और एक्सपायरी डेट की दवा दी गई थी। इसके बावजूद कार्रवाई नहीं की गई। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ लोग, स्वास्थ्य विभाग के लोग हो सकते हैं या नगर निगम जिसके अधीन भी ये चलती है योजना, उसके तहत उन लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हालात, अगर एक जगह जो पढ़ी लिखी एक महिला थी जिसने इस चीज़ को देख लिया और उजागर करने का प्रयास किया, तो इसका मतलब है कि वो मुख्यमंत्री की इस योजना की सफलता चाहती है, वो विफलता नहीं चाहती है। तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब 9 महीने पहले की घटना है। ये शिकायत 28 अक्टूबर को की गई थी। मुश्किल से 1 महीने में जांच रिपोर्ट आ गई और उसके बाद भी कार्रवाई न होना कहीं ना कहीं बताता है कि जो सरकार में बैठे हुए, इस प्रशासन में बैठे हुए अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो लोग मुख्यमंत्री की योजना को पलीता लगाने का काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की योजना को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। ऐसे लोगों की तो पहचान होकर कार्रवाई होनी चाहिए। सामान्य रूप से भी स्वास्थ्य योजना ऐसी जुड़ी है कि लोगों की ज़िंदगी का मामला है, ज़िंदगी से खिलवाड़ का मामला था। आप एक्सपायरी डेट की दवा क्यों दे रहे थे? अगर नहीं थी तो इसके बारे में पूरे अपने अधिकारियों को उन लोगों ने बताया कि नहीं बताया? अगर अधिकारियों को बताया तो उन्हें दवा सही मिली कि नहीं मिली? ये पूरे जांच का विषय ये भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं इस योजना के तहत जो दवा दी जा रही है वो दवा ही इनको आपूर्ति नहीं की जा रही है, मजबूरी में वो दवा दे रहे हैं एक्सपायरी डेट का। तो ये तो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। तो इस मामले में ऊपर से नीचे तक जो लोग भी जिम्मेदार हैं, वित्तीय विभाग से पैसे तो पास होते हैं, बजट बनता है। अगर पैसे पास हुए थे दवाओं के लिए और बजट पास हुआ था तो वो दवा उन्हें क्यों नहीं मिली? अगर मिली तो इन वितरण किसने नहीं किया? दवा की खरीदी अगर हो गई है तो उन वाहनों तक ये दवा पहुंची क्यों नहीं? और दवा पहुंच रही है तो फिर वो कहाँ जा रही है? कहीं खुले मार्केट में वापस तो नहीं बिक रही है, कहीं कागज़ों पर तो नहीं तैयार हो रही है, दवा के बिल तैयार हो रहे हैं। ये सारे विषय जांच का विषय है, क्योंकि तभी कोई बचाने की कोशिश करेगा ऊपर का अधिकारी जब उसकी अपनी गर्दन फंसी होगी। और निश्चित रूप से इसकी अगर जांच की जाए और इस पर ध्यान दिया जाए तो मुझे लगता है कि इस पूरे खेल में एक बहुत बड़ा रैकेट सामने आएगा कि जो मुख्यमंत्री की योजना को पलीता लगाने का काम कर रहा है, मुख्यमंत्री की अच्छी योजना को विफल करने का प्रयास कर रहा है। ये बहुत अच्छी बात है
कि मुख्यमंत्री की इस पहल से गांव-गांव तक, शहर के हर स्लम इलाके तक ये दवा और इलाज की व्यवस्था की गई है। लेकिन इनके जिम्मेदार कौन है? इसकी विफलता के पीछे कौन है? कौन इन साजिशों को रच रहा है? कौन इन मामलों को दबाने की कोशिश कर रहा है? सरकार को चाहिए कि ऐसे मामलों पर उस लड़की को उठाकर हटाने की बजाय, चूँकि वो धरने पर बैठ गई है कलेक्टर के सामने और उसने संकल्प लिया है कि वो तब तक नहीं उठेगी जब तक कि उस पे दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है, प्रशासन ने उसे जबरन हटा दिया। अगर उसे जबरन हटाना था प्रशासन को, तो सबसे पहले कार्रवाई करनी चाहिए थी उन लोगों पर जिन पर जांच रिपोर्ट में ये सिद्ध हो चुका है कि ये इसके लिए जिम्मेदार हैं। फिर उसके आगे की जांच होनी चाहिए कि वहाँ दवा खरीदी में क्या घोटाला चल रहा है, दवा दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है। इस तरह से, क्योंकि श्रम एसडी के बहुत से लोग पढ़े लिखे नहीं हो सकते हैं, आज भी लोग जाते हैं तो बिना एमआरपी देखे ही जो पैसा दुकानदार मांगता है उसको देकर चले आते हैं। एक्सपायरी डेट तो देखते ही नहीं। एक्सपायरी डेट वही देखता है जो कि इस बात को समझता है कि यह उचित है या अनुचित है, अच्छा है या बुरा है। तो अगर ये समझ रहे हैं जो लोग अधिकारी हैं कि स्लम बस्ती के लोग तो अनपढ़ हैं, बेवकूफ़ हैं, वो समझ नहीं पाएंगे, वो देख नहीं पाएंगे, उनकी करतूतें छुपी रह जाएगी, तो इस भ्रम में जी रहे हैं। ऐसे लोग भी स्लम बस्ती में रहते हैं जिनकी मजबूरी है, जिनके पास धन का अभाव है और वो नहीं रह सकते अच्छी बस्ती में, उनके पास इतना आर्थिक संपन्नता नहीं है, तभी तो वो उस मोबाइल आपके श्रम योजना के तहत स्वास्थ्य लेने गए थे, लाभ लेने गए थे। तो ऐसी स्थिति में ये समझना कि सबके सब वैसे ही होंगे, ये बहुत बड़ी गलती है। सरकार को, शासन को, अधिकारियों को तत्काल इस पर एक्शन लेना चाहिए। लड़की को धरने से उठाने से मामला दबने का मामला ऐसे दबेगा जैसे आग पर फूंस डालने का काम करेंगे। कुछ देर तक धुआं दिखेगा, लेकिन आग फिर भड़केगी। हो सकता है कि कल नया मामला सामने आ जाए, फिर किस किस मामलों को छुपाया जा सकेगा। इसलिए मुख्यमंत्री को भी चाहिए कि अगर उनके मामले में संज्ञान में मामला आ गया है, चूँकि ये बात छुपी नहीं है, पूरे मीडिया में ये बात सामने आई है, तो इस तरह की हरकत करने वालों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि लोगों को स्वास्थ्य का लाभ मिल सके और किसी भी अच्छी योजना, जनहित की योजना को कोई पलीता न लगा सके। बिल्कुल, सवाल सिस्टम पर है और देखना होगा कि सिस्टम कब तक अपनी इस नाकामी को दूर कर पाता है, व्यवस्था को दुरुस्त कर पाता है और कार्रवाई कहां तक हो पाती है। फिलहाल खबरों की खबर में हमारे साथ हमने 3 खबरों पर चर्चा की सिकंदर जी से। सिकंदर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। इसी के साथ हमारी आज की इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे अगली 3 बड़ी खबरों को लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।